हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिविल ज्ञान सेंटर। आज बिल्डिंग मटेरियल का लास्ट लेक्चर दैट इज़ फेरस एंड नॉन फेरस मटेरियल और ग्लास, इनके बारे में आज हम लोग देखेंगे। बिल्डिंग मटेरियल हमारा कंप्लीट हो गया है, जाइए रिवीजन करिए। और इसके बाद कंस्ट्रक्शन पोर्शन है और भी सिविल इंजीनियरिंग के बाकी सब्जेक्ट हैं, तो उन पे हम लोग ध्यान दिया जाएगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल शुरू करते हैं, फेरस एंड नॉन फेरस मेटल। तो फेरस मटेरियल वो होता है जिसमें आयरन होता है, लाइक पिग आयरन, रॉट आयरन, कास्ट आयरन, स्टील। और नॉन फेरस जिसमें आयरन नहीं होता है, लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, टिंक, जिंक, ब्रास। ठीक है। अब आयरन ओर की बात करें तो आयरन ओर जिसमें से आयरन निकाला जाता है, जो प्रोसेस होता है कि इम्प्योरिटीज़ को हटा दीजिए, रिमूविंग इम्प्योरिटीज़ और आयरन ऑब्टेन करिए, उसको हम स्लैगिंग बोलते हैं। जब उस प्रोसेस को हम स्लैगिंग बोलते हैं, तो ये वर्ड याद रखिएगा कि स्लैगिंग इज़ द प्रोसेस इन विच आयरन इज ऑब्टेन फ्रॉम द ओर्स बाय रिमूविंग इम्प्योरिटी। ठीक है। कुछ ओर्स की बात करें तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, आयरन पायराइट एंड सीडेराइट। मैग्नेटाइट में 72% आयरन कंटेंट होता है, हेमेटाइट में 70, लिमोनाइट में 60, आयरन पायराइट में 47 और सीडेराइट में सबसे कम 40%। ठीक है। इनके फॉर्मूले भी याद कर लीजिएगा। Fe3O4 मैग्नेटाइट, Fe2O3 हेमेटाइट, लिमोनाइट है 2, Fe3O3.3H2 आयरन पायराइट, FeS2 एंड सीडेराइट होता है FeCO3। फिर बात करें कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस हायरार्की के साथ कि आयरन ओर को ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता है तो हम पिग आयरन मिलता है, या हम इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं कि पिग आयरन के लिए ब्लास्ट फर्नेस का इस्तेमाल होता है। पिग आयरन को जब कपोला फर्नेस में डाला जाता है तो कास्ट आयरन मिलता है। पिग आयरन को कपोला फर्नेस में डाला जाता है तो कास्ट आयरन मिलता है, या हम बोल सकते हैं कि कास्ट आयरन के लिए कपोला फर्नेस इस्तेमाल होता है, CC। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। रॉट आयरन के रेवर्बरेटरी फर्नेस या पडलिंग फर्नेस, रेवर्बरेटरी फर्नेस या पडलिंग फर्नेस। तो पिग आयरन को जब हम लोग मेल्ट करते हैं रेवर्बरेटरी फर्नेस में या पडलिंग फर्नेस में तो हमको रॉट आयरन मिलता है। तो ये कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस है, या बोल लीजिए फर्नेस और उसके रिलेटेड जो आयरन मिलेगा हमको वो है। ठीक है। तो बारी बारी करके टाइप्स ऑफ आयरन देखते हैं। सबसे पहला है पिग आयरन। पिग आयरन को बोला जाता है रॉ, एक तरह से ये बेसिक रॉ मटेरियल है ना, क्रूड फॉर्म में मैन्युफैक्चरिंग इन ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है। पिग आयरन कहाँ मैन्युफैक्चर होता है? ब्लास्ट फर्नेस में। तो ये क्रूड फॉर्म में रहता है और रॉ मटेरियल का काम करता है फॉर कास्ट आयरन एंड रॉट आयरन। रॉट आयरन और कास्ट आयरन के लिए ये रॉ मटेरियल का काम करता है। इसके भी क्लासिफिकेशन होते हैं, लाइक बेसेमर पिग, फाउंड्री पिग, जिसे हम लोग ग्रे पिग भी बोलते हैं। और ये सबसे सॉफ्ट वेराइटी ऑफ पिग आयरन होता है। सॉफ्टेस्ट वेराइटी ऑफ पिग आयरन अगर पूछ दे तो फाउंड्री पिग। फाउंड्री पिग इज़ द सॉफ्टेस्ट वेराइटी ऑफ पिग आयरन। फिर फॉर्ज पिग वाइट कलर का होता है और वाइट पिग भी बोलते हैं इसको। ठीक है। मॉल्टेड पिग, मॉटल्ड पिग। ठीक है। इसके कंपोजिशन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट कार्बन कंपोजिशन है, जो कि 3 से 4% होता है। 3 से 4% कार्बन होता है इसमें। सिलिकॉन 0.5 to 2%, मैग्नीज 0.5 to 2%, सल्फर की बात करें तो 0.02 to 1%, फॉस्फोरस 0.03 to 1% एंड सो ऑन। ठीक है। तो पिग आयरन का सबसे मेन चीज़ यही है कि ब्लास्ट फर्नेस से मिला रॉ मटेरियल की तरह काम आता है कास्ट आयरन, रॉट आयरन के लिए। इसके भी फर्दर कई टाइप है, जिसमें सॉफ्टेस्ट वेराइटी है फाउंड्री पिग, और फॉर्ज पिग वाइट होता है, मॉटल्ड पिग। कंपोजिशन में कार्बन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो कि 3 से 4% है। बाकी भी हैं देख, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्बन होता है 3 से 4% पिग आयरन में। फिर बात करते हैं कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में अब कार्बन कंटेंट थोड़ा सा देखिए 2 से 4% है। प्रॉपर्टीज़ किसकी बात करें तो ये हार्ड होता है, ब्रिटिल होता है, कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है लेकिन टेंशन में वीक होता है, क्योंकि ब्रिटिल है तो टेंशन में तुरंत टूट जाएगा। तो कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है 600 MPa तक, बट वीक इन टेंशन। तो ये कहाँ इस्तेमाल होगा? वाटर पाइप्स, मैनहोल कवर्स, सैनिटरी फिटिंग, मशीन पार्ट्स, यहाँ पे इस्तेमाल होता है। कहाँ कहाँ? वाटर पाइप्स, मैनहोल कवर्स, सैनिटरी फिटिंग्स, मशीन पार्ट्स। फिर बात करते हैं रॉट आयरन की। ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द आयरन। अगर क्वेश्चन में प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द आयरन पूछ दे तो रॉट आयरन है। कार्बन कंटेंट लेस देन 0.15%, 0.15% से भी कम कार्बन कंटेंट है, सबसे कम इम्प्योरिटी होती है। प्रॉपर्टीज़ मोस्ट डक्टाइल, मेलिएबल, टफ। ये सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है, मेलिएबल होता है, टफ होता है। रिवेट्स की बात करें, रिवेट्स में बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, चेन बनाने में होता है, गेट्स, रूफ कवरिंग, ये सब में रॉट आयरन का इस्तेमाल होता है। तो ये तो आयरन की बात होगी। फिर आता है स्टील। आयरन के बाद आता है स्टील।
स्टील कुछ और नहीं, एक अलॉय है आयरन और कार्बन का, आयरन और कार्बन का एक अलॉय है। तो इसमें है क्या, टाइप्स ऑफ स्टील देखिए, कार्बन कंटेंट के बेसिस पे टाइप्स ऑफ स्टील है। माइल्ड स्टील जो कि सॉफ्ट होती है, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। माइल्ड स्टील में कार्बन कंटेंट 0.15% टू 0.30% होता है। कुछ कुछ क्वेश्चन में थोड़ा बहुत वैरी भी करते हुए दिखा देगा, 0.35 लिख देगा, तो वो आपको प्लस माइनस करके अपना ले चलना है, प्लस माइनस 0.05 लेके चलिए। 0.15 से 0.3% कार्बन होता है माइल्ड स्टील में, ये डक्टाइल नेचर का होता है, मेलिएबल होता है। और मीडियम कार्बन स्टील में 0.3 टू 0.8%, हाई कार्बन स्टील में 0.8 से 1.5%, और ये हार्डेस्ट होता है। पता नहीं इसमें लिखा है कि नहीं, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि कार्बन कंटेंट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे मटेरियल की डक्टिलिटी घटते जाती है और ब्रिटलनेस बढ़ते जाती है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दिए होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये था, हाँ, कास्ट आयरन और रॉट आयरन को कंपेयर कर लेते हैं। तो कास्ट आयरन में 2 से 4% कार्बन कंटेंट था, यहाँ 0.15% था। तो कास्ट आयरन में हार्ड और ब्रिटिल है, ये हार्ड और ब्रिटिल है, और कंप्रेशन तो अच्छा खासा ले रहा है, टेंशन में फेल कर रहा है। लेकिन रॉट आयरन जो है वो डक्टाइल है, मेलिएबल है, टफ है, ठीक है। तो ऐसे याद करना है कि कार्बन कंटेंट बढ़ा तो हमारा डक्टिलिटी घटा, ब्रिटलनेस बढ़ा, ठीक है। फिर कुछ की फार्मूलाज एंड फैक्ट हैं, देखिए क्या, कि डेंसिटी ऑफ स्टील क्या होता है, 7850 kg/m³। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ 420 N/mm²। इलास्टिक मॉड्यूलस की बात करें तो चाहे हाई टेंसाइल स्टील हो चाहे माइल्ड स्टील हो, दोनों की इलास्टिक मॉड्यूलस सेम होती है, इसीलिए लिखा है द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ हाई टेंसाइल स्टील एंड माइल्ड स्टील इज़ 1 सिंस ई इज़ द कांस्टेंट। और कितना होता है, 2 × 10⁵ N/mm²। ये ई की वैल्यू होती है, ये चाहे माइल्ड स्टील हो चाहे हाई टेंसाइल स्टील हो, दोनों में सेम होती है। हाई कार्बन स्टील या हाई टेंसाइल स्टील दोनों में सेम होती है। कोरोजन की बात करें तो आयरन एंड स्टील ऑक्सीडाइजेस टू फॉर्म रस्ट, ठीक है। आयरन और स्टील दोनों जो है ऑक्सीडाइज करके रस्ट बन जाता है। विच ऑक्यूपाइज 6 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल स्टील, मतलब वो जो होता है रस्ट जो होता है वो ओरिजिनल वॉल्यूम का 6 टाइम्स ज़्यादा वॉल्यूम ले लेता है, उसी को कोरोजन कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ स्टील। बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पूछता, बस ऊपरी चीज़ें हम लोग को, जैसे ये 7 प्रोसेस हैं, बेसेमर प्रोसेस, सीमेंटेशन प्रोसेस, ओपन हार्थ प्रोसेस, एलडी प्रोसेस, ड्यूप्लेक्स प्रोसेस, क्रूसिबल प्रोसेस, इलेक्ट्रिक स्मेल्टिंग प्रोसेस। तो बेसमर हार्थ प्रोसेस सबके बारे में बस देखिए हल्का हल्का जानिए कि इसके लिए वाइडली यूज्ड फॉर स्टील बेसमर प्रोसेस वाइडली यूज होता है, ठीक है। ओपन हार्थ को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, साइमंस मार्टिन प्रोसेस। और एलडी प्रोसेस जो है एक मॉडिफिकेशन है बेसमर प्रोसेस का। तो अगर कभी क्वेश्चन में बेसमर नहीं लिखा है और एलडी प्रोसेस लिखा है तो ये समझ जाएगा कि स्टील मेकिंग के लिए है, ठीक है। एलडी प्रोसेस मॉडिफिकेशन है बेसमर प्रोसेस का। ड्यूप्लेक्स प्रोसेस क्या होता है, ये रेलवे में इस्तेमाल होता है, ये याद यहाँ शायद नहीं लिखा है, शायद हम लोग जब रेलवे पढ़े तो उसमें मेरे नोट्स में है कि ड्यूप्लेक्स प्रोसेस रेलवे में इस्तेमाल होता है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड बेसमर प्रोसेस एंड बेसिक ओपन हार्थ प्रोसेस, मतलब बेसमर प्रोसेस, एसिड बेसमर प्रोसेस एंड बेसिक ओपन हार्थ प्रोसेस का कॉम्बिनेशन है ड्यूप्लेक्स प्रोसेस। क्रूसिबल प्रोसेस, इलेक्ट्रिक स्मेल्टिंग के बारे में इतना याद जानते रहिए कि ये कॉस्टली तो है क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट की इस्तेमाल हो रही है, कॉस्टली है, बट नो ऐश नो स्मोक इज़ प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। अब देखिए हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील भी हम लोग को पढ़ना पड़ता है। हीट ट्रीटमेंट में हो रहा क्या है, कई प्रोसेस है, जैसे हार्डनिंग क्या होता है कि एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है स्टील का, उसके ऊपर हम लोग हीट कर रहे हैं और फिर अचानक रैपिडली कूलिंग कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हार्डनिंग बोलते हैं। बस इतना जानते रहिए, आगे से क्या प्रॉपर्टी इंड्यूस हो रही है वो भी देखेंगे, ये रिजल्टिंग प्रॉपर्टी भी देखेंगे। तो क्रिटिकल टेम्परेचर से अबव हीट करेंगे, देन कूलिंग रैपिडली। और रैपिडली कूलिंग कैसे, जैसे तुरंत आप लोग देखेंगे भट्टी वट्टी में लोहे की सरिया अगर गर्म होकर निकली, तुरंत उसको एक पानी का बकेट रहता है उसमें डाल देते हैं, छन से आवाज़ आती है और वो ठंडा हो जाता है। तो इमर्सिंग इन वाटर और एनी सॉल्यूशन, तो ये हार्डनिंग है। टेम्परिंग क्या है, अब इस तरह से हार्डनिंग करने में कुछ स्ट्रेसेस इंड्यूस हो जाते हैं या कुछ स्ट्रेन इंड्यूस हो जाते हैं सरफेस पे, तो हार्डन स्टील को फिर से रीहीट किया जाता है टू रिलीव द एक्सेस सरफेस स्ट्रेन। जो सरफेस के ऊपर एक्सेस स्ट्रेन आ जा रहा है उसको हटाने के लिए
फिर से हम लोग उसको हीट करते हैं, विच इंड्यूस्ड इन इट ड्यूरिंग हार्डनिंग प्रोसेस। हार्डनिंग प्रोसेस में जो आ गया था उसको हम लोग हटाने के लिए फिर से रीहीट करते हैं, उसको टेम्परिंग बोल रहे हैं। एनीलिंग क्या है? अब हार्डनिंग में अबव क्रिटिकल टेम्परेचर था, यहाँ बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, कि हम लोग इट इज़ टर्म यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट इन विच हीटिंग इज़ बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर। अब इसकी वजह से कुछ प्रॉपर्टीज़ आती है, जैसे क्या, वो सॉफ्ट बनेगा, उसकी वर्केबिलिटी अच्छी होगी, डक्टिलिटी इंक्रीज करेगी। एक जो घाटा है वो बस ये है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ घटेगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ घटेगा, टफनेस बढ़ेगा, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी बढ़ेगी, और जो भी इंट्रैप्ड गैसेज हैं वो रिमूव होंगी। ठीक है, तो एनिलिंग के बेनिफिट्स हैं ज़्यादा, बस एक हल्का सा यही है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ थोड़ा सा घटेगा। ठीक है, एनिलिंग टेम्परेचर जो है वो डिपेंड करता है कि आपके अंदर कार्बन कंटेंट कितना है। आपके अंदर मतलब जो आप आयरन इस्तेमाल कर रहे हो, जिसको पिघला रहे हो, उसमें कार्बन कंटेंट कितना है। तो कार्बन कंटेंट अगर ज़्यादा होगा तो एनिलिंग टेम्परेचर घटेगा, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन से है डायरेक्ट, ये डायरेक्ट ईएससी का क्वेश्चन है कि एनिलिंग टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन कार्बन कंटेंट, एज कार्बन कंटेंट इंक्रीजेज एनिलिंग टेम्परेचर डिक्रीजेज। लास्ट प्रोसेस है नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग क्या है? हीटिंग स्टील अबव क्रिटिकल टेम्परेचर एंड रैपिडली कूलिंग इन एयर। ठीक है, सॉल्यूशन वगैरह में नहीं, एयर में कूल कर रहे हैं। तो अब इससे होगा क्या? इससे जो डिफॉर्मिटीज़ हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की वो रिड्यूस होंगी, जो हार्डनिंग वार्डनिंग में डिफॉर्मिटीज़ आ रही थी। तो अब थोड़ा सा एक बार रिकैप कर रहे हैं इस प्रोसेस को। हार्डनिंग में हम लोग हीट और कूल दोनों रैपिडली कर रहे थे, इससे जो है हार्डनेस और ब्रिटलनेस इंक्रीज हो रही थी। टेम्परिंग में हम लोग रीहीटिंग कर रहे थे, उससे टफनेस और रिड्यूस ब्रिटलनेस। ठीक है, एनिलिंग में हीट और कूल स्लोली कर रहे थे हम लोग। ठीक है, इससे डक्टिलिटी मेलिबिलिटी सॉफ्ट हो जा रहा था, बेसिकली मेक सॉफ्ट। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग ने लिखा है कि मेक सॉफ्ट। और नॉर्मलाइजिंग में हीट और कूल इन द एयर था, इससे क्या हो रहा है? ग्रेन रिफाइनमेंट एंड रिमूव्स इंटरनल स्ट्रेसेस। ग्रेन रिफाइनमेंट हो रहा है। ठीक है, ग्रेन रिफाइनमेंट। कुछ अलॉयज और स्टील के बारे में। अलॉय स्टील्स एंड नॉन फेरस अलॉयज क्या क्या है भाई? स्टेनलेस स्टील कंटेन्स 18% क्रोमियम 8% निकल। ठीक है, स्टेनलेस स्टील कंटेन 18% क्रोमियम एंड 8% निकल। वेनेडियम स्टील यूज्ड फॉर एक्सेल एंड स्प्रिंग। ये बस कीवर्ड्स एकदम पकड़ के रखिए कि स्टेनलेस स्टील में 18% क्रोमियम 8% निकल कोरोजन को रेजिस्ट करता है। वेनेडियम स्टील एक्सेल और स्प्रिंग्स के लिए है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा एक्सेल और स्प्रिंग के लिए क्या यूज़ होता है, टिक करना है वेनेडियम स्टील। मैग्नीज स्टील रेलवे रेल्स, मैग्नीज स्टील रेलवे रेल्स। ड्यूरेल्यूमिन ये एल्यूमिनियम अलॉय है, ये स्ट्रक्चरल शेप के लिए होता है। जिंक, ये भी कोरोजन रेजिस्टेंस, जिंक कोरोजन रेजिस्टेंस। जिंक हो गया और एक स्टेनलेस स्टील हो गया। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम और निकल है। ठीक है, कॉपर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए, लेड सैनिटरी फिटिंग्स के लिए। फिर लास्ट टॉपिक इसका कि इंपॉर्टेंट नोट्स। सल्फर क्या इंड्यूस करेगा? रेड शॉर्टनेस इंड्यूस करेगा। ठीक है, ब्रिटलनेस एट हाई टेम्परेचर, रेड शॉर्टनेस मतलब ब्रिटलनेस एट हाई टेम्परेचर इंड्यूस करेगा। कार्बन इंक्रीज होगा तो यील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, ब्रिटलनेस इंक्रीज होगा, डक्टिलिटी डिक्रीज करेगा। ठीक है, स्लैगिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम ओर। ओर्स ऑफ एल्यूमिनिया क्या है? बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम, केओलिन, ये ओर्स ऑफ एल्यूमिनिया है। तो वीडियो तो कुछ लंबी हो गई है, तो एक काम करते हैं, ग्लास अगले वीडियो में कर लेते हैं। वैसे ज़्यादा तो नहीं, चलिए देख लेते हैं, आइए देख लेते हैं। ठीक है, ग्लास, ये हमारा फेरस एंड नॉन फेरस ख़त्म। अब हमारा ग्लास शुरू करते हैं। चलिए देखिए, तो चलिए ग्लास शुरू करते हैं। ग्लास देखिए है क्या? ग्लास इज़ एन अमॉर्फस सब्सटेंस। अमॉर्फस मतलब जिसका कोई शेप एंड साइज फिक्स नहीं है, आप किसी भी शेप एंड साइज से इसको डाल सकते हैं। एंड हैविंग होमोजीनियस टेक्सचर मिक्सचर ऑफ मेटालिक सिलिकेट्स, इसके अंदर होमोजीनियस टेक्सचर एंड मिक्सचर ऑफ मेटालिक सिलिकेट्स होता है। फिर बात करते हैं कंस्टिट्यूएंट ऑफ ग्लास, ये भी बहुत पूछा जाता है। सबसे पहले है सिलिका, ये मेजर कंस्टिट्यूएंट है, ये हाई टेम्परेचर पे फ्यूज़ होता है, यही आपको स्ट्रेंथ देता है, कॉम्पैक्टनेस टू द ग्लास देता है। इट इज़ एडेड इन द फॉर्म ऑफ प्योर क्वार्ट्ज क्रस्ड सैंडस्टोन। ठीक है, सिलिका क्या है? मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये हाई टेम्परेचर पे फ्यूज़ होता है, यही स्ट्रेंथ देता है, यही कॉम्पैक्टनेस देता है, और ये
प्योर क्वार्ट्ज या क्रस्ट सैंडस्टोन के फॉर्म में ऐड किया जाता है। कुछ एडमिक्सचर भी होते हैं इसके साथ, जैसे सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, ये इनके साथ ऐड किए जाते हैं टू मेक इट फ्यूज़ एट लोअर टेम्परेचर, मतलब ज़्यादा हीटिंग ना करना पड़े और फ्यूज़ हो जाए वो। तो सोडियम कार्बोनेट एंड पोटेशियम कार्बोनेट किस लिए डाला जा रहा है? टू मेक इट फ्यूज़ एट लोअर टेम्परेचर, याद रखिएगा। दूसरे नंबर पे है लाइम। लाइम है, लाइम इट इज़ यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन। द एडिशन ऑफ लाइम मेक्स ग्लास फ्लूइड। हाँ, ग्लास को फ्लूइड बनाने में लाइम का काम है। फ्लूइड फॉर्म में रखता है ग्लास को ड्यूरिंग प्रिपरेशन, जिसकी मदद से हम लोग उसको रोलिंग, प्रेसिंग, स्पिनिंग, ये सब चीज़ें जो हम लोग कर सकते हैं लाइम की वजह से है। तीसरा फिर सोडा है। ये क्या करेगा? ये फ्यूज़न ऑफ ग्लास इसको एक्सेलरेट करेगा एज सच एज, और एक्सेस में डाल देंगे तो ये हार्मफुल हो जाएगा। कि सोडा क्या है? ये एक्सेलरेट कर देगा फ्यूज़न ऑफ ग्लास को, जल्दी काम कराएगा, लेकिन ज़्यादा डाल दिए तो ये हार्मफुल भी है। पोटैश क्या है? ये ग्लास को इनफ्यूजिबल बनाएगा और ऑल्सो मेक इट फायर रेजिस्टेंस। तो फायर रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है? पोटैश, याद रखिएगा। पोटैश फायर रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड इम्पार्ट्स कलर, ब्राइटनेस, शाइन टू द ग्लास, ठीक है। तो लेड ऑक्साइड क्या दे रहा है? कलर, ब्राइटनेस, शाइन टू द ग्लास, और तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ग्लास हो गया। फिर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, जैसे क्यूलेट क्या है? क्यूलेट है इज़ अ ब्रोकन ग्लास एडेड टू द बैच प्रायर टू द मेल्टिंग, एंड क्यूलेट इज़ यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल। जैसे जो टूटे फूटे ग्लास होते हैं उनको क्या कहते हैं, हम लोग मेल्टिंग से पहले डाल देते हैं साथ, ताकि वो भी क्या कहते हैं हमारे ग्लास में बन के ऐड हो जाए। और इससे होगा क्या? कॉस्ट रिड्यूस होगा, क्योंकि हम लोग रीयूज़ कर ले रहे हैं ब्रोकन ग्लास को, तो कॉस्ट रिड्यूस होगा। तो क्यूलेट क्या है? ब्रोकन ग्लास है। लहर क्या है? लहर होता है कूलिंग ओवन। वो ओवन जिसमें ग्लासवेयर जब बन के निकलेंगे तो उनको कूलिंग करने के लिए, कंट्रोल रेट पे कूलिंग करने के लिए डाला जाएगा, वो लहर है। इज़ अ कूलिंग ओवन इन विच कंप्लीटेड आर्टिकल्स ऑफ ग्लासवेयर आर स्लोली कूल्ड एट कंट्रोल रेट। फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में देखिए कई टर्म आते हैं, जैसे ब्लोइंग, ड्राइंग, रोलिंग, प्रेसिंग, कास्टिंग, स्पिनिंग, ठीक है। इससे क्या बनेगा? ब्लोइंग होता क्या है कि जैसे कोई भी ग्लास का एक आया, उसके अंदर हवा ब्लो करेंगे तो उससे उसकी वॉल्यूम फैलेगी। हो सकता है आप लोगों ने आजकल रील्स बहुत आते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वगैरह के, तो उसमें ऐसे हवा डालेंगे तो ये ग्लास जो है अपना शेप फुलाएगा, तो ब्लोइंग है। तो इससे क्या बनेगा? बॉटल्स बनते हैं, जार्स बनते हैं, ड्राइंग ट्यूब्स बनता है, रॉड्स बनता है, विंडोज़ ग्लास बनते हैं। रोलिंग में ग्लास शीट्स बनते हैं। प्रेसिंग में ओपन पॉट्स बनते हैं। कास्टिंग में लेंसेज एंड मिरर्स बनते हैं। स्पिनिंग में हीट, साउंड, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर ग्लासेस बनते हैं, ठीक है। तो इनसे बस आपको याद रखना है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ब्लोइंग से बॉटल्स, जार्स, ड्राइंग से ट्यूब्स, रॉड्स, विंडोज़ ग्लास, रोलिंग से प्रोड्यूसिंग ग्लास शीट्स, ठीक है। प्रेसिंग से ओपन पॉट्स, कास्टिंग से लेंस एंड मिरर्स, स्पिनिंग से हीट, साउंड, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। कलर पिगमेंट की भी बात करें तो देखिए कई तरह के पिगमेंट डाले जाते हैं ताकि कलरफुल ग्लास बने, जैसे ब्लू के लिए कोबाल्ट एंड क्यूप्रिक ऑक्साइड, रेड के लिए सेलेनियम ऑक्साइड एंड आयरन या आयरन, वाइट के लिए एंटीमनी ऑक्साइड या टिन, येलो के लिए लेड विथ एंटीमनी, रूबी रेड के लिए गोल्ड क्लोराइड, ग्रीन के लिए क्रोमियम ऑक्साइड। फिर देखिए क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लास। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, कॉमन ग्लास में सिलिकेट होता है, सिलिकेट ऑफ सोडियम, कैल्शियम एंड आयरन। सिलिकेट ऑफ सोडियम, कैल्शियम एंड आयरन होता है कॉमन ग्लास में। फिर एक आता है सोडा लाइम ग्लास। सोडा लाइम ग्लास में सोडा, लाइम, सिलिका, सोडा, लाइम, ये तीन चीज़ होता है, सिलिका, लाइम, सोडा, ठीक है। लेड और फ्लिंट ग्लास, इसमें सिलिका, लेड, पोटैश होता है। बोरोसिलिकेट ग्लास, इसमें सिलिका, बोरैक्स, लाइम, फेल्ड्सपर, ये होता है। अब कुछ अदर टाइप ऑफ ग्लास और उनके यूजेस भी, जैसे बुलेट प्रूफ ग्लास, इसके लिए यह याद रखिए कि इसमें ग्लास शीट को सैंडविच किया जाता है विनाइल प्लास्टिक लेयर से, ठीक है। इट इज़ मेड बाय थिक ग्लास शीट सैंडविच बाय लेयर ऑफ विनाइल प्लास्टिक। लेमिनेटेड ग्लास में भी यही किया जाता है। इनका काम क्या है? इन लोग का काम है ज्वेलरी शॉप एंड डिस्प्ले विंडोज़ में लगना, ठीक है। बुलेट प्रूफ ग्लास का तो आपको पता ही काम क्या है। लेमिनेटेड ग्लास का है कि डिस्प्ले विंडो, ज्वेलरी शॉप में लगना। फ्लोट ग्लास क्या है? ये एक्सट्रीमली यूज्ड होता है रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल बिल्डिंग में, और इट इज़ अ टाइप ऑफ सोडा लाइम ग्लास। अभी जो ऊपर हम लोगों ने देखा था कि सिलिका, लाइम, सोडा, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ सोडा लाइम ग्लास, और ये एक्सट्रीमली यूज होता है
रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल बिल्डिंग में। फाइबर ग्लास क्या है, इसमें क्या है, पॉलीमर कंपोजिट मेड अप ऑफ प्लास्टिक मैट्रिक्स एंड कंटेनिंग फाइन फाइबर्स ऑफ ग्लास, मतलब फाइन फाइबर ऑफ ग्लास और प्लास्टिक मैट्रिक्स बना के मतलब उसकी मदद से बनाया जाता है। तो इससे होता क्या है, ग्लास की मदद से आती है स्ट्रेंथ और पॉलीमर की मदद से फ्लेक्सिबिलिटी आती है, मतलब जो पॉलीमर या फाइबर हम डाल रहे हैं उसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी आती है और ग्लास की मदद से स्ट्रेंथ आता है और ये थर्मल इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है। फिर बात करते हैं सेफ्टी ग्लास। सेफ्टी ग्लास क्या है, इसको शैटर प्रूफ ग्लास भी बोलते हैं। जैसे कार, ऑटोमोबाइल्स, मतलब ऑटोमोबाइल्स में इस्तेमाल होता है मेनली। ऑटोमोबाइल ग्लास होता क्या है, आप लोग देखे होंगे एक्सीडेंट होता है तो कार के शीशे पूरे टूट के ऐसे नोकीले नोकीले गिरे नहीं होते हैं, टुकड़े टुकड़े में होते हैं, या अगर कार का शीशा क्रैक होता है तो पूरा क्रैक डेवलप कर जाता है। तो ये शैटर प्रूफ ग्लास, ये तुरंत टूट के बिखरेगा नहीं। तो इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल ग्लास। द ग्लास डज नॉट ब्रेक बट क्रैक, देयरफॉर प्रिवेंटिंग डैमेज फ्रॉम फ्लाइंग स्प्लिंटर्स, मतलब जो टुकड़े हैं उनसे बचेंगे हम लोग, एंड पीसेज ऑफ ग्लास। द मोस्ट ऑर्डिनरी ग्लास कौन सी है, अल्कली लाइम सिलिकेट एंड अल्कली लेड सिलिकेट ग्लास। द कॉमन हाउस होल्ड ग्लास इज सोडा लाइम ग्लास, जिसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट ये होता है। सबसे ज़्यादा याद कर लीजिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है सोडा लाइम ग्लास में। फिर आता है क्राउन ग्लास, ये भी एक तरह का सोडा लाइम ग्लास है, ये आई लेंसेज के लिए इस्तेमाल होता है। फिर आता है वायर ग्लास, इसमें क्या कहते हैं हम लोग ग्लास के अंदर वायर की नेटिंग भी प्रोवाइड करते हैं ताकि अगर कोई तोड़े तो तुरंत टूटे ना। ये कहाँ इस्तेमाल होता है, आउटसाइड विंडोज़ में, लाइक रेलवे कोचेज़ में वायर ग्लास इस्तेमाल होता है। ग्राउंड ग्लास वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ हमको लाइट चाहिए लेकिन विजन नहीं चाहिए कि बाहर से कोई देख ले। तो यूज्ड वेयर लाइट इज़ टू बी एडमिटेड बट विजन इज़ टू बी ऑब्सक्योर्ड, लाइक बेडरूम, टॉयलेट्स एंड ऑल्सो फॉर मेकिंग ब्लैक बोर्ड। इसको ऑब्सक्योर्ड ग्लास भी बोलते हैं और पैटर्न ग्लास भी बोलते हैं, ठीक है। फोम ग्लास क्या है, नाम से ही क्लियर है, फोम, तो मेकिंग बिल्डिंग एयर कंडीशन एंड टर्माइट प्रूफ, नॉन कंबस्टिबल, इसके लिए फोम ग्लास है। शील्डिंग ग्लास क्या है, इज़ यूज्ड इन मेडिकल एंड टेक्निकल फील्ड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सरे, गामा रे, एक्सरे और गामा रे से प्रोटेक्शन के लिए शील्डिंग ग्लास है। इट कंटेन्स 48% ऑफ लेड ऑक्साइड एंड 15% ऑफ बेरियम। बोरोसिलिकेट ग्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेबोरेटरी इक्विपमेंट एंड कुकिंग यूटेंसिल्स के लिए होता है, ठीक है। जैसे आप लोग देखेंगे घर पे कभी कॉकरी सेट वगैरह आता है तो वो बोरोसिलिकेट उसके ऊपर लिखा रहता है, तो बोरोसिलिकेट ग्लास उसके लिए होता है। पायरेक्स ग्लास, ये फायर रेजिस्टेंट होता है एंड यूज फॉर मेकिंग लेबोरेटरी अपैरेटस एंड इंसुलेटर, ठीक है। ओपल ग्लास यूज्ड फॉर हाई थर्मल शॉक रेजिस्टेंस एंड केमिकल ड्यूरेबिलिटी आर डिजायर्ड, ठीक है, वहाँ पे ओपल ग्लास इस्तेमाल होता है। ऑप्टिकल ग्लास, नाम से ही क्लियर है ऑप्टिकल, तो ये फॉर मेकिंग लेंसेज और इसमें यूवी रेज को ऑब्जॉर्व कर लेता है ये ऑप्टिकल ग्लास। कंटेंस फॉस्फोरस, लेड, सिलिकेट एंड सीरियम ऑक्साइड, ठीक है। फिर आता है शीट ग्लास, ये ग्लेजिंग डोर, विंडोज़, पार्टीशंस, इन सब के लिए इस्तेमाल होता है। एंड ब्लोविंग अवेलेबल 2 to 6 mm थिकनेस, ठीक है, मेड बाय ब्लोविंग एंड अवेलेबल इन 2 to 6 mm थिकनेस। लास्ट है प्लेट ग्लास, ये भी एक तरह का शीट ग्लास है, बस उससे ज़्यादा अच्छा है, इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसके बस आपको इंपॉर्टेंट काम याद रखने, जैसे ये बहुत पूछा जाता है बोरोसिलिकेट की लैब में और यूटेंसिल्स में, ठीक है। पायरेक्स बहुत पूछा जाता है, ये भी लैब में इस्तेमाल होता है। अब ये मत कन्फ्यूज होइएगा कि दोनों आ गए तो कौन मारेंगे, कोई एक ही पूछेगा अगर लैब में पूछेगा तो। शील्डिंग ग्लास बहुत पूछा जाता है एक्सरे एंड गामा रे के लिए। ग्राउंड ग्लास बहुत पूछा जाता है जहाँ विज़न नहीं चाहिए, लाइट चाहिए, ठीक है। फाइबर ग्लास पूछा जाता है, ठीक है, एंड सो ऑन। तो होप करते हैं हमारा ग्लास अब ख़त्म हो गया तो आप लोग को समझ में आया हो। हाँ, अब अगले लेक्चर से हम लोग दूसरा सब्जेक्ट शुरू करने की कोशिश करेंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। ईएससी की डेट एकदम करीब आ गई है। नॉन टेक भी पढ़ते रहिए, नॉन टेक भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके बगैर 250 के ऊपर नंबर लाना बहुत मुश्किल है और हर साल का ट्रेंड यही है कि कट ऑफ राइज ही हो रहा है। तो पिछली बार 253 के आसपास था तो इस बार और ऊपर ही जाएगा। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, दबा के पढ़िए, नॉन टेक को भी साथ में पढ़िए और आरआरबी वाले नॉन टेक को भी साथ में पढ़िए क्योंकि डेट बहुत उसकी भी करीब आ गई है। 6 से 9 के बीच में ईएससी है तो 19-20 फरवरी या 3 मार्च आपका गुड लक होगा कि आपको 3 मार्च मिल जाएगा, लेकिन 19-20 मिल गया तो आप
आपको क्या कहते हैं उसी में पढ़ना है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। बीएमसी का लगभग पूरा मॉड्यूल पूरा कंप्लीट हो गया है, अब बस कंस्ट्रक्शन वाला पोर्शन बचा है, वो मैं देखूंगा, जल्दी करा दूंगा, लेकिन पहले हम लोग दूसरा सब्जेक्ट शुरू करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।